तो सुनिएगा मेरे बेटा, प्रोजेक्टाइल है क्या। आज मैंने एक लेक्चर एक्स्ट्रा रखा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, प्रोजेक्टाइल का रिवीजन। प्रोजेक्टाइल है क्या बेटा, देखो कोई बॉडी आगे बढ़े तो वो कहलाता है लीनियर हॉरिजॉन्टल मोशन। ध्यान से सुनना, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। कोई बॉडी ऐसे जा रही है तो हॉरिजॉन्टल मोशन, कोई ऐसे जा रही है तो वर्टिकल मोशन। मतलब ये किसी बॉडी का मूवमेंट ऐसा है कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। पहले वो पहुंच गए x = 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, केवल x कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल मोशन। कोई बॉडी ऐसे जा रही है कि y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, केवल बेटा y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वो कहलाता है वर्टिकल मोशन। लेकिन कोई ऐसे चले कि उसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट बदल जाए, लाइक दिस। एक पत्थर उछाल दिया, जब यहां था तो x कोऑर्डिनेट भी कुछ और था, y भी कुछ और, जब यहां पहुंचा तो x भी बदल गया, y भी बदल गया। जिसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट बदले वो है हॉरिजॉन्टल मोशन, जिसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट बदले वो है वर्टिकल मोशन, जिनमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट बदल जाए वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक मोशन होते हैं। जैसे एक स्टोन को ऐसे उछाल दिया, वो यहां से गया दंडनाता हुआ जाकर के जमीन पे गिर गया, वो प्रोजेक्टाइल है। अब बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। देख, कंपोनेंट उतना डिटेल में तो नहीं कराऊंगा जितना पहले कराया था, लेकिन काम भर का बता दूंगा। ये मेरे बेटा कोई वेलोसिटी है u, y एक्सिस x एक्सिस, ये एंगल थीटा। मैंने किसी बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका, बॉडी को मैंने u वेलोसिटी से फेंका। यदि आप u के हेड से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और आगे का पूरा पोर्शन मिटा दें, क्या फिर इसके बाद यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और आगे का पूरा पोर्शन मिटा दें, सिर्फ इतना सा एरो यहां छोड़े, इतना सा एरो यहां छोड़े, तो ये कहलाता है, यानी कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ u अलोंग x, और ये कहलाता है बेटा कंपोनेंट ऑफ u अलोंग y। अब ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखिए, ux अपॉन u, ये क्या है बेटा u, ये क्या है ux। ux का मतलब कंपोनेंट ऑफ u अलोंग x, ux अपॉन u बेस अपॉन हाइटनेस cos थीटा, तो ux हो जाएगा u cos थीटा। अब ये साइड कौन सी है, uy, तो सामने वाली कौन सी है बेटा, वो भी uy, uy अपॉन u, uy अपॉन u परपेंडिकुलर अपॉन हाइटनेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइटनेस होता है बेटा साइन थीटा, तो uy हो जाएगा u साइन थीटा। मैं दोबारा बता रहा हूं, यदि ये वेलोसिटी है u, ये बेटा x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंगल थीटा। यदि आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, आगे का पोर्शन उड़ा दें, बस आप इतना एरो छोड़े, तो ये कहलाता है ux, ये कहलाता है uy। इसे बोलते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ u अलोंग x, इसे बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ u अलोंग y। कंपोनेंट ऑफ u अलोंग x मैं दोबारा अब लिखूंगा नहीं, मैं उसकी जगह लिखूंगा u cos थीटा, तो ux = होगा u cos थीटा, और ये था uy जिसे अभी अभी प्रूफ किया u sin थीटा। और जरूरी नहीं सिर्फ u में, यदि मैं कहूं ये फोर्स है, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, आगे के पोर्शन को रब कर दीजिए, सिर्फ इतना पोर्शन कहलाता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x, और ये होगा बेटा f cos थीटा। ये पोर्शन है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y,
और ये कहलाएगा एफ साइन थीटा। अच्छा, आगे से एफ एक्स और एफ वाई भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं कहता हूं बेटा ये कोई वेलोसिटी है v और ये एंगल है थीटा। तो अब आप परपेंडिकुलर भी मत ड्रॉ करना, बस ये यहां और यहां बना दिया अंदाजे से। आप ये बताओ यदि मैं परपेंडिकुलर डालता तो यहीं तक आता ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो यहीं तक आता अपने अंदाजे से। तो बेटा ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा कंपोनेंट v sin थीटा। एक और जल्दी से बोल दो बेटा, ये है हमारे पास कोई फोर्स, ये एंगल है थीटा, तो मेरे बेटा जल्दी से बता दो ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। बेटा जो कोई बहुत टिपिकल टॉपिक होगा उसका एक रिवीजन ले लेंगे न्यूमेरिकल के समय। f cos थीटा, f sin थीटा। अच्छा एक चीज और, यदि ये फोर्स ऐसे होता तो कंपोनेंट इसका एक राइट जाता और एक डाउन जाता। क्यों? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो, एक परपेंडिकुलर यहां आता और एक परपेंडिकुलर यहां आता। ऐसा नहीं कि हर बार ऊपर ही जाएगा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कंपोनेंट कैसे होंगे। अब भी जो नहीं सीखा तो भैया फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं कहता हूं ये फोर्स है तो आप कहोगे ये दो कंपोनेंट है, कितने हैं? तो मेरे बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा। मैं कहता हूं ये फोर्स है तो आप कहोगे ये दो कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लो मन में, ये हो जाएगा बेटा थीटा एंगल है तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। मैं कहता हूं बेटा ये फोर्स है तो कंपोनेंट एक इधर जाएगा एक इधर आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो, मतलब किसी डायरेक्शन में जा सकता है। अच्छा थीटा यदि ऊपर लोगे तो कॉस थीटा ऊपर आएगा। अब अच्छा किसके कंपोनेंट नहीं होते? जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो तो कंपोनेंट मत करना, और जो वर्टिकल हो उसके कंपोनेंट मत करना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कंपोनेंट नहीं होते, इंक्लाइंड के होते हैं। कंपोनेंट किसके होते हैं? किसके नहीं होते? अब प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरे बेटा प्रोजेक्टाइल की स्टडी ग्राउंड टू ग्राउंड, टॉवर टू ग्राउंड, पिछली बार ये 2-3 दिन चला था। एक दिन करवाया था ग्राउंड टू ग्राउंड, एक दिन कराया था टॉवर टू ग्राउंड, आज सारा एक दिन में होगा। हाँ भाई, यदि किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो पुरानी वीडियो ले लेना, उसे फिर डिटेल में तो है ही है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो मेरे बेटा पहला है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ये एक बॉडी मैंने यहां से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकी। कहां से फेंकी? 0 से, ओरिजिन से। ये जाकर के गिरी यहां पर, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, यहां जाके गिरी। कितना दूर जाके गिरी? r। इस r को कहते हैं बेटा रेंज। तो ये इतना दूर जाकर के गिरी, ये कहलाता है रेंज। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? r0। x कोऑर्डिनेट है r, y कोऑर्डिनेट है 0। अब मेरे बेटा मैं सबके जिसके भी पॉसिबल है कंपोनेंट करूंगा। ये कौन सा एक्सिस है? x, ये कौन सा है? y, पीछे -x, नीचे -y। अब ux, uy, ax, ay, sx और sy। तुम्हें पुराने जो रेगुलर आ रहे हो वो जानते हैं सबसे बड़ा खेल यहीं पे ही है। यहां गड़बड़ हो गई तो फिर सारी गड़बड़ है। U कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी। मुझे इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग। तो मैंने बेटा u के कंपोनेंट करे, कलर बदल देता हूं। ये है u, इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा और एक कंपोनेंट यहां जाएगा। ये कहलाएगा ux, ये कहलाएगा uy। जैसे कि मैंने बताया था ux होगा u cos थीटा और uy होगा तो u cos थीटा और u sin थीटा। खत्म। अब एक्सेलरेशन ढूंढो।
यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन है? तो जवाब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई जब आप जमीन पर स्टोन को उछालते हो तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, इसके कंपोनेंट नहीं होंगे। मैंने कहा था जो प्योर हॉरिजॉन्टल है उसके कंपोनेंट मत करना, जो वर्टिकल है उसके मत करना। इसके कंपोनेंट होंगे नहीं, इसके होंगे नहीं, इसके होंगे यस, इसके होंगे यस। कंपोनेंट होते हैं इंक्लाइंड चीजों के। अब जी तो वर्टिकल है तो इसके कंपोनेंट नहीं होंगे, जी के कंपोनेंट नहीं होंगे। तो मैं क्या लिखूं एक्सेलरेशन में? मुझे बताओ ये जो जी है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्स के अलोंग दिख रहा है आपको या वाई के अलोंग? ए वाई इज इक्वल टू जी। लेकिन ये पॉजिटिव वाई के अलोंग है या नेगेटिव वाई के? पॉजिटिव वाई तो ऊपर था, नेगेटिव वाई नीचे था, तो माइनस जी। कोई आपसे कहे ए वाई में क्यों लिखा, तो आपका जवाब होगा इसलिए लिखा है ए वाई में क्योंकि ये वाई के अलोंग है। और माइनस क्यों लिखा? माइनस इसलिए लिखा क्योंकि वो डाउनवर्ड है, निगेटिव डायरेक्शन में। यदि जी, जो कि पॉसिबल नहीं है, यदि जी अपवर्ड होता तो मैं प्लस लिखता, डाउनवर्ड है तो माइनस लिखूंगा। पॉजिटिव वाई की तरफ होता तो प्लस लिखता, नेगेटिव वाई की तरफ है तो माइनस लिखूंगा। तो ये आ गया, एक्स की तरफ कोई और एक्सेलरेशन नहीं है। अब आते हैं एस। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है? तो जवाब है कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस को। कैसे? जरा 2 मिनट आप मेरे साथ साथ सोचिए। एक बॉडी x इक्वल टू 1 पर थी, x इक्वल टू 5 पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4। ये कहलाएगा sx। एक बॉडी y इक्वल टू 1 पर थी, y इक्वल टू 10 पर चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 9। ये sy कहलाएगा। तो जब x कोऑर्डिनेट बदलता है तो sx कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। y कोऑर्डिनेट बदलता है तो sy बोलते हैं, sy का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। यहां तो दोनों बदल रहे हैं। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट 0 से बदल के r हो गया, तो x कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस आया? r का, वो sx है। पहले x कोऑर्डिनेट 0 था, अब x कोऑर्डिनेट r है। यदि मेरे बेटा x कोऑर्डिनेट पहले 0 था, अब r है, तो इसमें डिफरेंस कितना आया? r माइनस 0, r का, वही sx है। डिस्प्लेसमेंट आप अपने दिमाग में बिठा लो, डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, दो कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का नाम है। अच्छा, आगे से डिफरेंस भी लेने की जरूरत क्या है? एक बात बताओ, जहां से मैं फेंकता हूं उसे हमेशा 0 0 लेता हूं, ये 0 0, तो आप फाइनल कोऑर्डिनेट में से 0 माइनस करोगे, तो माइनस कर ही क्यों रहे हो? जो फाइनल कोऑर्डिनेट है उसमें पहले वाले को sx कह दिया करो, बाद वाले को sy। एक बात बताओ, मैं कहता हूं एक आदमी पे शुरू में 100 रुपए थे, बाद में 500 हो गए, कितने का डिफरेंस आया? 400। अब मैं कह रहा हूं एक आदमी पे शुरू में 0 रुपीज थे, बाद में 500 हो गए, अरे तो फिर जो बाद में थे वही डिफरेंस है। तो कोऑर्डिनेट, इनिशियल कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 लेंगे, जहां से फेंका वो हमेशा 0 0 लेंगे। अब जहां से फेंका उसे यदि आप हमेशा 0 0 लोगे तो बाद वाले कोऑर्डिनेट में से पहले वाला माइनस करोगे, यानी 0 0 माइनस करोगे, तो 0 माइनस कर ही क्यों रहे हो? फिर तो बाद वाले कोऑर्डिनेट को ही डिफरेंस मान लो। तो आगे से हम इसे देखेंगे नहीं, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो sx और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो sy। ठीक है बेटा, अब ये आ गए। इसके आने के बाद आपको ये 6 चीजें निकालने सिखा दी। अब इसके बाद बेटा हमें पूछे कि इसकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब कितना दूर जाके गिरेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यानी कितनी देर तक हवा में रहेगा। तो आप फॉर्मूला लगाओगे sy इज इक्वल टू u/t, sy इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ ay t स्क्वायर।
यानी बेटा फॉर्मूला वही है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारा डाटा वाई कोऑर्डिनेट वाला रख रहे हैं, और एक बार लगाओगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, सारा डाटा एक्स वाला। अच्छा, टाइम में वाई और एक्स मत लगाना, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मान लो मैं कहूँ एक्स कोऑर्डिनेट के अलाउंग 2 बज रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट के अलाउंग जाऊँ तो क्या बज रहे हैं भाई, टाइम तो एक ही है। तो तभी टाइम में ना कोई टी एक्स होता, टाइम में ना कोई टी वाई होता। टाइम टाइम है, डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलाउंग अलग, वाई के अलाउंग अलग, वेलोसिटी एक्स के अलाउंग अलग, वाई के अलाउंग अलग, सिर्फ टाइम ऐसा है जो सेम। फटाफट बोलो, एस वाई 0, यू वाई यू साइन थीटा, टाइम पता नहीं, ए वाई माइनस जी तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसे लेफ्ट में ले आओ, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से टी कट गया तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। यही है टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितना समय यहां तक जाने में लगा, ना इससे 1 सेकंड कम लगेगा ना इससे 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, इतना टाइम लगेगा। जब हम स्टोन फेंकते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, तो मिलिट्री वालों को पहले ही पता होता है कितने मिनट में जाकर के गिरेगी, कितने मिनट कितने सेकंड में जाके गिरेगी। या फिर कोई दुश्मन हमारी तरफ कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो पहले ही वार्निंग मिल जाती है। इस समय दुनिया में जबरदस्त, सबसे जबरदस्त जो सिस्टम है वो तो खैर इजराइल के पास है, आयरन डोम। वो सेकंड के फ्रैक्शन को बता देता है कि इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर इस कोऑर्डिनेट पर मिसाइल गिरेगी। तो कैसे, इन्हीं फॉर्मूलों से। अच्छा, रेंज एस एक्स हो गया आर, यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, टाइम यही वाला ले लो 2u साइन थीटा अपॉन जी। ए एक्स है 0 तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, जिसे लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जिस पे मैथ से वो जानता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा। ना पता हो तो बेटा खासतौर से जो बायो वाले हैं बेचारे प्यार से याद कर लेना ये फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये रेंज का फॉर्मूला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दोनों आ गए। अच्छा, ये तो मैंने फेंका था ग्राउंड से ग्राउंड पर। असली प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई। अच्छा, एक बार जरा इन्हीं को चेक कर लो, u का x के लॉन्ग कंपोनेंट u cos थीटा, u का x के लॉन्ग, u का y के लॉन्ग, एक्सेलरेशन था g, उसके कंपोनेंट हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए, y के लॉन्ग में। तो मैंने कहा लिखा ए वाई में, माइनस क्यों लिखा, नेगेटिव y के लॉन्ग था, x की तरफ कुछ था ही नहीं तो 0। फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। अब तुम कोऑर्डिनेट माइनस मत करना, लास्ट कोऑर्डिनेट का जो पहला कोऑर्डिनेट है उसे लिख देना है sx और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसे लिख देना है sy। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं क्या आखिरी कोऑर्डिनेट को ही लिखना पड़ता है। मेरे बेटा मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 5 3, क्या मैं यहाँ पर r की जगह 5 और sy की जगह 3 लिख सकता हूँ? हाँ, पहले कोऑर्डिनेट को 5 दूसरे को 3 लिख दो, लेकिन अब जो टाइम आएगा वो यहीं तक जाने के टाइम आएगा। जिस कोऑर्डिनेट को sx और sy लोगे वहीं तक जाने का टाइम आएगा। मैंने पहले इसे नहीं लिया था, मैंने लिया था इसको sx, मैंने लिया था इसको sx, तो मैंने लिया था बेटा इसको sx, हाँ इसको लिया था sx और इसको लिया था sy। ठीक, तो यहीं तक जाने का टाइम आया था बेटा, यहां तक जाने का टाइम तो बेटा पूरा जमीन तक टकराने का टाइम हो गया, तभी तो इसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोला गया। तो मैंने लेकिन आपको बता दिया कि हर बार आखिरी कोऑर्डिनेट को sx sy लेना जरूरी नहीं। कई न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिसमें वो कहेंगे भाई यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे भाई कोऑर्डिनेट बता दे, इसका कोऑर्डिनेट बता दे, मैं टाइम बता दूंगा। तो जिस कोऑर्डिनेट को चाहो
एस एक्स और एस वाई ले सकते हो, फिर उसी कोऑर्डिनेट तक का टाइम और रेंज और सब कुछ आएगा। और अब बेटा क्लास एक में मिस मत करना, चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो। अब बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हमें थोड़ा सीरियसली करना है। और ये मैं अब भी कह रहा हूँ, अलग से भी न्यूमेरिकल ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शीट वाले ही करने कंपलसरी है। यदि आप अपनी बुक से कर रहे हो, कोई प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल आ गया ले आओगे, क्या मैं मना करूँगा? बस करने वाले बनो, जहाँ से भी करो मटेरियल चलते रहना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आ गया, जिसको समझ में आ गया तो बेटा क्लियर हो गया। अच्छा अगला, आज मैं ग्राउंड टू ग्राउंड का पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। ये बता रहा हूं टाइम कितना लगा 2u sin थीटा अपॉन जी, कहां तक जाने में, पूरा यहां तक जाने में। अब आगे एक प्रोजेक्टाइल है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर सबसे ज्यादा हाइट होती है। ये पूरी डिस्टेंस थी r, आधी डिस्टेंस है r/2। पूरे में जाने में लगा था टाइम 2u sin थीटा अपॉन जी, तो आधे में जाने में लगेगा टाइम हाफ u sin थीटा अपॉन जी। मैं पूरे की स्टडी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, मुझे हाइट बतानी है। टॉपिक का नाम है मैक्सिमम हाइट। अभी मैंने पीछे क्या निकाला था, रेंज, क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या निकालूंगा, मैक्सिमम हाइट, कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जहां से फेंका वो ओरिजिन, सामने एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, माइनस एक्स माइनस वाई, इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो r/2, भाई पूरा r का आधा हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट h, वाई कोऑर्डिनेट h। अब मेरे बेटा टाइम आ गया। अब ux है तो ये पिछले वाला ही डेरिवेशन, बस क्या है ux, जरा बताना कोशिश करो, uy ax ay sx sy। हाफ में जाने में टाइम इतना लगा जो पहले से आधा है। पहले जो टाइम लगा था 2u sin थीटा अपॉन जी, अब की बार टाइम लगा है u sin थीटा अपॉन जी, जो पहले से हाफ है। अब मेरे बेटा ux सबको बताया, कितनी बार लिखूं, u cos थीटा, uy u sin थीटा। भाई u किसे कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, एक कंपोनेंट इधर u cos थीटा, एक इधर u sin थीटा। एक्सेलरेशन, g के अलावा कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, ये एक्सेलरेशन y के अलोंग है, वो भी डाउनवर्ड है, और कोई नहीं। पहला कोऑर्डिनेट sx, दूसरा कोऑर्डिनेट sy। अब मैं हाइट निकाल के दे दूंगा, फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, sy = uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy की जगह रख रहा हूं h, uy की वैल्यू u sin थीटा, टाइम ये रहा u sin थीटा अपॉन जी, ay माइनस जी, टी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, एक जी से जी कट गया, बचेगा बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सॉल्व करके आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। कोई भी प्रोजेक्टाइल इससे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकता। क्या फॉर्मूला बना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अब अगले नंबर पर क्या बताया जाए, इसमें रेंज से जुड़ी और बातें। मेरे बेटा अभी आपने पढ़ा रेंज का फॉर्मूला, देख के बता दो रेंज का फॉर्मूला। अभी देख रटा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसे देख के बता दो। फिर से बोलो,
या फिर ये वाला एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। या तो बोल दो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, या फिर बोल दीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब रेंज से जुड़ा अगला फैक्ट, रेंज का फॉर्मूला है या अपॉन जी। मैं यदि बेटा कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पर फेंकना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इस पेन को जितना दूर हो सके उतना फेंक दूं, तो मुझे 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। कारण सुनो क्यों। फॉर मैक्सिमम रेंज, ये मुझे मैक्सिमम चाहिए, साइन की 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए भाई। यदि साइन 2 थीटा कम होगा तो रेंज कम होगी, साइन 2 थीटा बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगी। यदि आप चाहते हो बेटा कि रेंज मैक्सिमम हो तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा 1। यानी बेटा साइन 2 थीटा हो जाएगा 1, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45। तो तभी कहा जाता है कि यदि किसी बॉडी को मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाना है तो 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। तो ये जो जेवलिन थ्रो होते हैं, गेम देखे होंगे कि उसे सबसे दूर फेंकाना है, तो वो दौड़ते हुए आते हैं और 45 डिग्री पे मारते हैं। यदि आप 45 डिग्री पे मारोगे, थ्रो करोगे, तो उससे ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकता। मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री बस। अच्छा, ये मैंने दोबारा क्यों लिखा? मेरे बेटा यदि कोई बॉडी थीटा एंगल पर फेंकी जाए तो रेंज क्या है, और 90 माइनस थीटा पर फेंकी जाए तो रेंज क्या है, जरा निकाल के देखते हैं। एक बॉडी को थीटा पर फेंकूंगा और दूसरी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस थीटा पर फेंकूंगा। तो बेटा मैं पहली बॉडी को फेंकने जा रहा हूँ थीटा पर, तो रेंज तो ये लिखा हुआ ही है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब मैं फेंकूंगा 90 माइनस थीटा पर, तो यू स्क्वायर 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन जी। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये तो वही आ गया, थीटा एंगल पर जो रेंज थी और 90 माइनस थीटा पर जो रेंज थी वो तो बराबर आ गई। साइन 90 माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा। तो ये तो रेंज वही आ गई। यस, आर इज इक्वल टू आर डैश। आपने दो चीजें सीखी। पहला, यदि आप बॉडी को थीटा एंगल पर फेंकोगे और 90 माइनस थीटा पर फेंकोगे तो वो बराबर दूर जाके गिरेंगी। हाइट कम ज्यादा हो सकती है, रेंज नहीं। मैंने ये बोला है रेंज सेम है, हाइट नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी नहीं। जो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी हो सकता है उसे टाइम ज्यादा लगे, लेकिन दूर एक ही जगह गिरेंगे। और 45 डिग्री पर जो फेंकते हैं वो सबसे दूर जाके गिरती है। तो दरअसल होता क्या है, मैं अब आपको बता रहा हूं। आप पहले मान लो 20 डिग्री पर फेंको, बॉडी यहां गिर गई। 30 डिग्री पर फेंको, यहां गिर गई। 45 डिग्री पर थ्रो करो, सबसे दूर गिर गई। अब इसके 60 डिग्री पर फेंको तो फिर यहां गिर गई। 80 डिग्री पर फेंको, फिर यहां गिर गई। यानी कि बेटा हुआ क्या, जो 20 डिग्री पर रेंज थी वो 70 डिग्री पर भी रेंज है, कॉम्प्लीमेंट्री। 20 वाली रेंज किसके बराबर है, 70 वाली के। 30 वाली रेंज 60 वाली के। 40 वाली रेंज, यानी कि ये दो रेंज बराबर है। और लेकिन 45 वाली रेंज किसके बराबर है, 45 के। तो वो यूनिक है।
वही मैक्सिमम रेंज है। तो ग्राउंड से ग्राउंड के बारे में तो काफी नॉलेज हो गई। वेलोसिटी निकालनी हो, नहीं एक चीज और, जो पहले 3-4 दिन का था वो एक दिन में करवाया मैंने। कल मैं टॉवर वाले भी रिवाइज करा के न्यूमेरिकल शुरू करा दूंगा। बहुत हो गई मौज मस्ती, कभी गर्मी का बहाना, कभी गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए, अब सब काम खत्म, भैया सीरियस लगना है। और अभी होने दो बाकी कोचिंग की तुम्हारी छुट्टी होने दो, मैं तो कर नहीं रहा, मैं और एक्स्ट्रा टाइम लेने शुरू कर दूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो मेरे बेटा ये 45 पर हो गए। अब यदि वेलोसिटी निकालनी है, जैसे कोई कहे कि मैंने एक स्टोन थ्रो किया, थ्रो करने के 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, थ्रो करने के 3 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला भी है? हाँ। ये मेरे पास, अब मैं वेलोसिटीज की बात कर रहा हूं, बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर छोड़ दिया, यहां पहुंचा, मेरे बेटा ये है ux, uy, जितना आप बता सकते हो तो आप ही बता दो, ux क्या है, uy क्या है, ax, ay, बोलना बेटा ux, सारे बोलो, uy, ax, ay, अब sx sy नहीं चाहिए। जब वेलोसिटी निकालनी होती है तो उस समय हम sx sy नहीं लेते, हम vx और vy निकालते हैं। समझना बात को, हम क्या निकालना चाह रहे हैं अब? वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालते समय ना sx ना sy, हमें जरूरत पड़ेगी vx और vy की। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, v = u + at, vx ux ax, vy uy ayt, ux है u cos थीटा, ax है 0, तो vx आ गया u cos थीटा। कितना हो गया vx बेटा? u cos। अब vy, vy = uy है u sin थीटा, ay है -g t। अब मुझे क्या क्या मिल गया? vx और vy। vx का मतलब x के अलोंग वेलोसिटी आ गई, vy का मतलब y के अलोंग वेलोसिटी आ गई। नेट वेलोसिटी पाइथागोरस से आ जाएगी भाई, जिसे x के अलोंग वेलोसिटी मालूम है, y के अलोंग वेलोसिटी मालूम है, तो नेट वेलोसिटी निकालने में क्या दिक्कत है? नेट वेलोसिटी √ vx² + vy², यानी कि बेटा √ u cos थीटा का होल स्क्वायर, u sin थीटा -gt का होल स्क्वायर। यही है वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। तुम कहोगे ये तो अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होगा, कुछ भी नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूं कि एक बॉडी को, ये एग्जाम्पल है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका 30 डिग्री के एंगल पर, थ्रो करने के 0.2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ। चेक करो, u को रख दो 10, थीटा को रख दो 30, u को 10, थीटा को 30, g को 9.8 या 10 अपनी श्रद्धा के साथ, और टाइम को 0.2। फॉर्मूला छोटा लग रहा हो या बड़ा लग रहा हो, आंसर तो धैर्य से देगा। u की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 30, टाइम की वैल्यू 0.2। एक बार बताना, v = u + at, ये मुश्किल लग रहा होगा, है नहीं। vx = ux + axt, ux है u cos थीटा, vy = uy + ayt, uy है u sin थीटा, ay है -g, तो मुझे vx मिल गया, vy मिल गया, नेट वेलोसिटी निकाल दी। जिसको समझ में आ गया प्रोजेक्टाइल पर अभी आधे घंटे का लेक्चर और
आधा भी नहीं 20 मिनट का लेक्चर एक और चाहिएगा, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई प्रोजेक्टाइल पे हम न्यूमेरिकल शुरू कर लो। तो कल पहले 15 मिनट इसके बचे हुए टॉवर वाले केस और समझाऊंगा और फिर कल प्रोजेक्टाइल के सेट 3 के क्वेश्चन शुरू हो गए। आज के लिए इतना ही, जिसे नोट करने हो फोटो खींच लो। ये सब मुझसे कहते ना बैंक चार्ज कर देगा,